हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का अध्याय 14 जो कि है श्वसन और गैसों का विनिमय। ओके, हमने इसका 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 6th पार्ट यानी कि भाग 6। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति, यानी कि जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर चलेगा उस लेक्चर में हम इस अध्याय का कौन सा पोर्शन कवर करेंगे। तो आज का हमारा बेसिकली पोर्शन रहेगा श्वसन के 2 प्रमुख चरण, ठीक है, वो पढ़ेंगे। फिर दाब प्रवणता यानी प्रेशर ग्रेडियंट का सिद्धांत जानेंगे। फिर अंतःश्वसन की क्रियाविधि और निश्वसन की क्रियाविधि, ओके, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में समझेंगे, उसका प्रोसेस। चलिए 1 बाय 1 करके हम सारा टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। श्वसन के 2 प्रमुख चरण। पहला आता है अंतःश्वसन यानी इनहेलेशन। अब देखिए इनहेलेशन क्या होता है। इनहेलेशन की बात करें तो मैंने पहले भी बताया है, ठीक है, ब्रीदिंग, ठीक है। इनहेलेशन क्या होता है, सबसे पहला आता है अंतःश्वसन यानी इनहेलेशन। देखिए अंतःश्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें हम बाहर की वायु को अपने फेफड़ों के अंदर खींचते हैं और इस वायु में ऑक्सीजन होती है जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही कोशिकाओं को ऊर्जा बनाने में मदद करती है। यह एक तरह से सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस है, यानी इसमें मांसपेशियां विशेषकर डायफ्राम और बाह्य अंतरपर्शक पेशियां काम करती हैं और ऊर्जा खर्च होती है, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस है तो एनर्जी यूज होगा। इस पूरी प्रक्रिया का आधार होता है दाब का अंतर यानी प्रेशर ग्रेडियंट। जब छाती का जो आयतन होता है वो बढ़ता है तो अंदर का दाब कम हो जाता है और बाहर की हवा अपने आप अंदर आ जाती है। जैसे कि सिरिंज का पिस्टन खींचने पर अंदर खाली जगह बनती है और द्रव अपने आप अंदर भर जाता है, ठीक वैसे ही हवा भी फेफड़ों में प्रवेश करती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं एक्सहेलेशन, निश्वसन। निश्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें फेफड़ों की वायु बाहर निकाली जाती है। इस वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि शरीर के लिए अपशिष्ट यानी वेस्ट है, इसे बाहर निकालना जरूरी होता है, ठीक है। यह प्रक्रिया सामान्यतः निष्क्रिय होती है, पैसिव होती है, यानी कि इसमें बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब डायफ्राम और अन्य मांसपेशियां शिथिल होती हैं, रिलैक्स होती हैं, तो फेफड़े अपने लोच इलास्टिसिटी के कारण सिकुड़ते हैं और हवा बाहर निकल जाती है। और यह भी किसके कारण होता है, दाब के अंतर के कारण ही होता है। जब फेफड़ों का दाब बाहर की हवा से अधिक हो जाता है तो बाहर निकल जाती है हवा, है ना। जैसे कि किसी गुब्बारे को दबाने पर उसके अंदर की हवा अपने आप बाहर निकलती है ना। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। नेक्स्ट आता है श्वसन चक्र क्या होता है, उसका महत्व क्या है। ब्रीदिंग साइकिल जिसे बोलते हैं। अंतःश्वसन और निश्वसन मिलकर एक पूरा श्वसन चक्र बनाते हैं। यह चक्र बिना रुके लगातार चलता रहता है, दिन रात सोते जागते, ताकि शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहे। यदि यह चक्र रुक जाए तो शरीर की सभी क्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं, इसीलिए जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि घड़ी का टिक टिक जो होता है लगातार चलता रहता है, वैसे ही श्वसन भी बिना रुके चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दाब प्रवणता यानी प्रेशर ग्रेडियंट का सिद्धांत क्या है। देखिए अंतःश्वसन में दाब प्रवणता परिवर्तन, ठीक है, अंतःश्वसन में दाब परिवर्तन इनहेलेशन के टाइम में, ठीक है, क्या चेंजेस आते हैं। अंतःश्वसन के समय हमारे श्वसन तंत्र में बहुत सूक्ष्म लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। जैसे ही डायफ्राम नीचे की ओर खींचता है और बाह्य अंतरपर्शक पेशियां पसलियों को ऊपर उठाती हैं, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अब इस बढ़े हुए आयतन के कारण फेफड़ों के अंदर का दाब जो होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है, वायुमंडलीय दाब से थोड़ा कम हो जाता है और यही दाब का अंतर यानी प्रेशर ग्रेडियंट बाहर की हवा को फेफड़ों के अंदर खींच लाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अंतर बहुत छोटा होता है, लगभग 1 से 2 mmHg होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी यह पर्याप्त होता है हवा के प्रवाह को शुरू करने के लिए।
जैसे ही हवा अंदर आती है यह अंतर धीरे धीरे खत्म हो जाता है और दाब फिर से संतुलन में आ जाता है। इसे आप और स्पष्ट रूप से इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि किसी कमरे में अगर हल्का सा भी वैक्यूम बन जाए तो बाहर की हवा तुरंत उस खाली जगह को भरने के लिए अंदर आ जाती है। ठीक वैसे ही फेफड़ों में भी बना छोटा सा दाब अंतर भी हवा को अंदर खींच लेता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं निश्वसन में दाब परिवर्तन। अब देखिए, अब जब हम सांस छोड़ते हैं तो स्थिति पूरी तरह उलट जाती है। डायफ्राम शिथिल होकर ऊपर उठता है, रिलैक्स होकर, और पसलियाँ अपनी सामान्य स्थिति में लौट आती हैं, जिससे कि वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। आयतन के कम होने से फेफड़ों के अंदर का दाब बढ़ जाता है। यह अब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है। यह बढ़ा हुआ दाब फेफड़ों की हवा को बाहर की ओर धकेलता है। इस पूरी प्रक्रिया में फेफड़ों की लोच जो होती है, इलास्टिक रिक्वाइल, वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि फेफड़े जो होते हैं स्वाभाविक रूप से सिकुड़ कर हवा को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अगर जैसे हम जोर से सांस छोड़नी हो, ठीक है, जैसे खांसते समय या फिर दौड़ते समय, तो आंतरिक अंतरपेशक जो पेशियाँ होती है या फिर अंतरापर्शक और उदरीय पेशियाँ, ओके, वो भी सक्रिय होकर दाब को और बढ़ा देती है, जिससे कि हवा तेज़ी से बाहर निकलती है। जैसे कि आप किसी गुब्बारे को दबाते हैं तो अंदर का दाब बढ़ जाता है और हवा तेज़ी से बाहर निकलती है ना। बिल्कुल वही है। जैसे अब हम इसका रिलेशनशिप देखते हैं, प्रेशर वॉल्यूम का आखिर रिलेशनशिप क्या है। ये पूरा तंत्र जो है एक महत्वपूर्ण भौतिक सिद्धांत पर आधारित है, जिसे कि हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है, आप इसे केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, है ना, बॉयल्स लॉ। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, यदि तापमान स्थिर रहे तो गैस का आयतन बढ़ने पर उसका दाब घटता है, और आयतन घटने पर क्या होता है, दाब बढ़ता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यही सिद्धांत क्या होता है, हमारे श्वसन में पूरी तरह लागू होता है। जैसे जब छाती फैलती है तो आयतन बढ़ता है, दाब घटता है और हवा अंदर जाती है। फिर यदि हम बात करें जब छाती सिकुड़ती है तो आयतन घटता है, दाब बढ़ता है और हवा बाहर जाती है। यह जो है एक बहुत ही सटीक और स्वचालित प्रणाली है जो कि हर श्वास में बिना रुके काम करती है। जैसे कि एक पंप या फिर सिरिंज में जहाँ आप पिस्टन खींचते हैं तो अंदर दाब कम हो जाता है और द्रव अंदर आता है, और जब पिस्टन दबाते हैं तो दाब बढ़ता है और द्रव बाहर निकलता है ना। तो पूरी श्वसन प्रक्रिया का आधार यही है, दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट। शरीर किसी पंखे या फिर पंप की तरह हवा को जबरदस्ती नहीं खींचता है, बल्कि केवल छाती के आयतन को बदलकर दाब के में क्या करता है, अंतर पैदा करता है। ओके, और ये छोटा सा अंतर हवा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। इस प्रकार दाब और आयतन का ये जो संतुलन है वही श्वसन को सरल, प्रभावी और निरंतर बनाए रखता है। नेक्स्ट आते हैं अंतर श्वसन की क्रियाविधि। देखिए, सबसे पहला है वक्ष गुहा का आयतन बढ़ना। पहला पॉइंट, जब हम अंतर श्वसन यानी इनहेलेशन, सांस अंदर लेना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे शरीर की दो मुख्य मांसपेशियां सक्रिय होती है। ओके, डायफ्राम और बाह्य अंतरापर्शक पेशियां। डायफ्राम संकुचित होकर नीचे की ओर खींचता है और अपनी डोम शेप्ड आकृति को थोड़ा सपाट बना देता है। उसी समय बाह्य अंतरापर्शक पेशियां पसलियों को ऊपर और बाहर की ओर उठाती है। इन दोनों क्रियाओं का संयुक्त प्रभाव यह होता है कि वक्ष गुहा जो होती है, चेस्ट कैविटी जो होती है, उसका आयतन तीनों दिशाओं में बढ़ जाता है, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे और दाएं बाएं। जैसे ही आयतन बढ़ता है फेफड़े भी इस बढ़े हुए स्थान के साथ फैलने लगते हैं। देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि फेफड़े स्वयं मांसपेशी नहीं होते, इसलिए वे खुद से नहीं फैलते, वे केवल वक्ष गुहा के फैलने के साथ पैसिवली फैलते हैं। इस फैलाव के कारण फेफड़ों के अंदर का दाब कम हो जाता है। इससे आप ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बंद डिब्बा है और आप उसकी दीवारों को बाहर की ओर खींच देते हैं, ठीक है, तो आप डिब्बे के दीवारों को बाहर की ओर खींच रहे हैं, तो जैसे ही डिब्बा बड़ा होगा उसके अंदर जो खाली जगह है, स्पेस है, वो बढ़ जाएगी, है ना, और अंदर का दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। तो बिल्कुल यही प्रक्रिया हमारे सीने में भी होती है ना। चलिए, नेक्स्ट आता है
वायु का फेफड़ों में प्रवेश। अब जैसे ही फेफड़ों के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है, एक स्वाभाविक नियम लागू होता है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। हवा जो होती है, बाहर की हवा जहाँ दाब ज़्यादा है, तुरंत इस कम दाब वाले क्षेत्र यानी कि फेफड़ों के अंदर की ओर बहने लगती है। यह वायु नाक या मुंह से होते हुए श्वसन नली, ट्रैकिया, ठीक है, ब्रोंका या ब्रोंक्यूल से गुजरती हुई अंततः कहाँ जाती है? कूपिकाओं तक पहुँचती है, एल्वियोलाई तक पहुँचती है। कूपिकाएं ही वह सूक्ष्म स्थान होती हैं जहाँ की वास्तविक गैस विनिमय होता है, ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज जहाँ पर होते हैं। यहाँ पहुँचकर ऑक्सीजन रक्त में जाने के लिए तैयार हो जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया में कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है, पूरी तरह से प्राकृतिक और स्वतः संचालित होती है। जैसे कि किसी कमरे में दरवाज़ा खोलते ही बाहर की हवा अपने आप अंदर आने लगती है, क्योंकि अंदर का दाब कम होता है। या फिर और भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, सिरिंज वाला भी, ठीक है, तो आप उससे भी समझ सकते हो। नेक्स्ट आते प्रक्रिया की विशेषता क्या है। अंतःश्वसन एक सक्रिय यानी एक्टिव प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें मांसपेशियों, विशेषकर डायफ्राम और बाह्य अंतरापर्शक पेशियों को संकुचित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी शरीर को इसमें थोड़ा काम करना पड़ता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हम चाहे सो रहे हों, पढ़ रहे हों, दौड़ रहे हों, हर समय हमारा शरीर यह कार्य कर रहा होता है। खास बात तो यह है कि यह पूरी प्रक्रिया हमारे नियंत्रण के बिना भी चलती रहती है, क्योंकि इसे मस्तिष्क का श्वसन केंद्र नियंत्रित करता है। ओके, यदि किसी कारण से यह प्रक्रिया बाधित हो जाए, जैसे कि मांसपेशियां काम करना बंद कर दे या फिर दाब का अंतर न बने, तो शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिससे कि गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं निश्वसन की क्रियाविधि। देखिए, वक्ष गुहा का आयतन इसमें घट जाता है। समझिए, निश्वसन की शुरुआत तब होती है जब अंतःश्वसन के दौरान सक्रिय हुई मांसपेशियां शिथिल यानी रिलैक्स होने लगती है। डायफ्राम जो कि पहले नीचे की ओर खिंचा हुआ था, अपनी मूल गुंबदाकार, ठीक है, जो कि डोम शेप्ड स्थिति में ऊपर की ओर लौट आता है। उसी समय बाह्य अंतरापर्शक पेशियां भी रिलैक्स्ड हो जाती है, जिससे कि पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं। और इन सभी परिवर्तनों के कारण वक्ष गुहा का कुल आयतन कम हो जाता है। जैसे ही छाती का स्थान घटता है, फेफड़ों पर हल्का दबाव पड़ता है और वे भी सिकुड़ने लगते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फेफड़ों में जो इलास्टिक रिकॉइल होती है, लोच होती है, यानी वे खींचने के बाद अपने आप वापस सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, है ना। और इस सिकुड़ने के कारण फेफड़ों के अंदर का जो दाब होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, वो बढ़ जाता है। अब यह दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, जो कि आगे की प्रक्रिया को चलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है वायु का निष्कासन। जैसे ही फेफड़ों के अंदर का दाब बढ़ता है, हवा के प्रवाह का नियम तुरंत लागू हो जाता है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। अब फेफड़ों के अंदर का दाब बाहर के वातावरण से ज़्यादा है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु क्या होगा? फेफड़ों से बाहर की ओर प्रवाहित होने लगती है। और यह वायु कोपिकाओं यानी एल्वियोलाई से ब्रोंक्योल्स, ब्रोंकाई, श्वसन नली होते हुए नाक या मुंह के माध्यम से बाहर निकल जाती है। और इस प्रक्रिया के दौरान शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक अपशिष्ट गैस है, बाहर निकाल दी जाती है। और यह निष्कासन शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि यदि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में जमा हो जाए तो रक्त का पीएच असंतुलित हो जाता है और शरीर के कई कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रक्रिया की विशेषता क्या है। देखिए, सामान्य परिस्थितियों में निश्वसन एक निष्क्रिय प्रक्रिया होती है, पैसिव प्रक्रिया होती है। इसका मतलब है कि इसमें शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह मुख्यतः मांसपेशियों के शिथिल होने और फेफड़ों की प्राकृतिक लोच यानी इलास्टिक रिकॉइल के कारण स्वतः होती है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि तेज दौड़ते समय, जोर से बोलते समय, खांसी हो या फिर छींक के दौरान, निश्वसन एक सक्रिय यानी एक्टिव प्रक्रिया बन जाती है। उस समय आंतरिक अंतरापर्शक पेशियां और उदरीय मांसपेशियां, एब्डोमिनल मसल जो होते हैं, वो सक्रिय होकर वक्ष गुहा को एक, आप कह सकते हैं, वक्ष गुहा को और अधिक सिकोड़ती हैं, जिसमें कि हवा तेजी से और अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि निश्वसन सामान्यतः
आराम की स्थिति में सरल, ठीक है, और ऊर्जा संरक्षण करने वाली प्रक्रिया है। और कह सकते हो कि एक तरह से आप कह सकते हो जैसे कि आवश्यकता पड़ने पर यह अधिक शक्तिशाली और सक्रिय भी हो सकती है। जैसे कि आप सामान्य रूप से धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं, लेकिन अगर आपको मोमबत्ती बुझानी हो, है ना, तो आप जोर से फूंक मारते हैं, यानी वह प्रक्रिया अब अधिक सक्रिय और तेज हो जाती है। तो यहाँ पर आपको वही समझना है कि आखिर इस प्रक्रिया की विशेषता क्या है। अब आते हैं संक्षेपण, यानी कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा श्वसन के 2 प्रमुख चरण, फिर हमने दाब प्रवणता यानी प्रेशर ग्रेडियंट का सिद्धांत देखा, फिर हमने अंतर श्वसन की क्रियाविधि और फिर निश्वसन की क्रियाविधि समझा। ओके, चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।